बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज नंबर जो 4.4 है उससे पहले चंद एक एग्जांपल्स हैं उनको समझेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 को समझेंगे। तो ये एग्जांपल नंबर जो 2 है, पेज नंबर 219 के ऊपर, इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राईएंगल। कि आपने एक ट्राईएंगल है उसके एंगल्स फाइंड करने हैं। हुज वर्टिसेस आर, और उसके जो वर्टिसेस हैं वो उन्होंने दिए हुए हैं। ए, बी और सी की वैल्यू गिवन है। मसलन ये ए, बी और सी की वैल्यू गिवन है, तो ये ट्राईएंगल के क्या हैं, वर्टिसेस हैं। और आपने ना ये एंगल फाइंड करने हैं। मसलन इस जगह पर कितना एंगल बन रहा है, इधर कितना एंगल बन रहा है और इधर कितना एंगल बन रहा है। तो ये हमने एक ग्राफ बनाकर उसके पॉइंट के हिसाब से इसका ये जो है ना पॉइंट लिख कर फिर ग्राफ के ऊपर ना ये हमने क्या किया, ट्राईएंगल बनाई है। तो आप वैसे जर्नल भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर टाइम ज़ाया करें। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने के चक्कर में आप वैसे कोई ट्राईएंगल बना लें। और ट्राईएंगल बनाकर ए बी सी की आपने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। किसी जगह पर ए लिख लें, फिर बी लिख लें और सी लिख लें। तो इधर हमने मसलन ये -5 और 4 है, तो इसका x कितना है -5 और y कितना है 4 है। तो उस हिसाब से ये वाला पॉइंट बनाया, यानी कि ये -5 और यहाँ से ये 4 और ये -2 और -1, ये -2x की वैल्यू और y की वैल्यू -1 है। और इसी तरह ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला कितना है, 7 है, तो x 7 है और y कितना है -5। तो ये पॉइंट से फिर हमने ट्राईएंगल बना लिया। अब आपने इसके एंगल जो फाइंड करने हैं ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन साइड की ना स्लोप्स निकालनी पड़ेगी। मसलन आप ए बी की स्लोप निकाल लें, फिर उसके बाद आप ए सी की स्लोप निकाल लें, फिर सी ए की स्लोप निकाल लें। तो लेट द स्लोप्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए, यानी कि जो तीन साइड्स हैं इनके जो स्लोप्स हैं, बी डिनोटेड बाय, इनकी स्लोप्स को हम डिनोट कर लेते हैं एम सी। यानी कि ये जो है ना सी के जो ओपोजिट साइड होगी ना, सी के ये जो वर्टिक्स सी है इसके जो ओपोजिट साइड होगी उसको हमने नाम दिया है एम सी का। इसी तरह बी के जो ओपोजिट साइड है उसको हम नाम दे देंगे एम बी का। इसी तरह ए के ओपोजिट साइड को एम ए का नाम दे लेंगे। तो ये हमने ना तीन स्लोप्स निकालनी है, ए बी की स्लोप, बी सी की और सी ए की। और फिर स्लोप का तो वही फार्मूला है, y2 - y1 x2 - x1। अब ए और बी, क्योंकि इस स्लोप में ए और बी है, तो हम यहाँ से ए और बी की वैल्यू लिख के उसके नीचे x1 y1 x2 y2 लिख कर उसकी स्लोप निकाल लेंगे। फिर हमने स्लोप निकालनी है बी सी की, तो ये हमने बी और सी के जो पॉइंट है वो लिखने, और वो लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, वहाँ से हम इसके स्लोप निकाल लेंगे। मसलन इस जगह पर ये सॉल्व किया हुआ है, तो जो बी सी की स्लोप है उसको हमने किसका नाम दिया हुआ है, एम ए का नाम दिया हुआ है। तो ये हमने इस तरह ना एम ए फाइंड कर लिया। फिर ए सी की हमने स्लोप निकाल लेनी है, सेम उसी तरह। अच्छा, जिस टाइम ये स्लोप्स निकल आएंगी ना, अब हमने एंगल फाइंड करने हैं। तो जो एंगल ए है ना, एंगल ए, मसलन ये जो जगह ए, अब इस ए के अंदर मैं अब आपके एक इधर बात बताने लगा हूँ, ये आपने ना याद रखनी है। मसलन ये वाला एंगल जो है ना, इसको हम एंगल ए का नाम दे रहे हैं, तो हमने ना tan ए का फार्मूला लगाना है। तो इसके अंदर जो आपने एरो लगाने हैं ना, मसलन इस तरह आप शुरू करो, ये यहाँ से ये एंगल बनाना शुरू किया ना, एरो इस जगह पर आया, फिर इधर से शुरू करके इधर आएगा, फिर यहाँ से आगे को मूव करेगा। यानी कि पहले इससे इस साइड पर, फिर ये वाली साइड आ गई, इस साइड से इस साइड पर, फिर इधर आ गए, फिर इधर से इधर। अब इधर जो है ना, आपने देखना है एरो किधर जाकर ख़त्म हो रहा है, उससे आपने पहले लिखना है, और जहाँ से शुरू हो रहा है ना उसको बाद में लिखना है। अब ये वाला एरो किस साइड पर जा रहा है, इस साइड पर जा रहा है ना, तो इस साइड पर क्या लिखा हुआ है, एम बी। तो एम बी आप पहले लिखोगे और एम सी को आपने बाद में लिखना। अच्छा, अगर हम कहें ये वाला हमने एंगल फाइंड करना, तो वो बाकी अभी मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, मुकम्मल फार्मूला। अच्छा, अब ये वाली इधर एरो आ रहा है ना, तो एम ए पहले लिखा जाएगा और बाद में क्या लिखा जाएगा, इस साइड की स्लोप। इस साइड की स्लोप क्या है, एम बी। और इसी तरह अगर इधर हम देखें तो सबसे पहले ये वाला एरो इधर को आएगा, तो पहले हम लिखेंगे एम सी और बाद में क्या लिखेंगे, एम ए। तो इधर जब हमने क्या ना कि हमने tan ए मालूम करना, tan ए मालूम करने के लिए एम बी माइनस एम सी, ये देखें एम बी माइनस एम सी। और फिर हमें ये पता है कि जो tan का फार्मूला होता है ना, वो कुछ इस तरह होता है, अगर ऊपर माइनस हो तो नीचे क्या आता है, प्लस। यानी कि 1
प्लस ये 1 फार्मूले का, और ये वाला जो साइन होता है उसके ऑपोजिट साइन आपने इधर लिखना, और ये जो दोनों स्लोप्स हैं इन दोनों को क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस तरह इसका जो ये सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकल आएगा। अच्छा, अब आपने एंगल बी फाइंड करना, तो आप लिखोगे tan बी, फिर इसको आपने किस तरह लिखना है, बी एंगल किधर है, बी ये है, तो MC माइनस MA, यानी कि इधर पहले एरो आ रहा है ना, अगर इस जगह पर मैं यूँ बना दूँ तो MC माइनस MA, और फिर क्या लिखेंगे 1 प्लस MC और MA, फिर इसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करनी और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट है वो ये है, आपने एंगल C फाइंड करना है। तो वो एंगल C भी उसी तरह ही होगा कि अगर इसके अंदर हम देखें, ये पहले एरो किधर आकर ख़त्म हो रहा है, MA के ऊपर, MA माइनस MB लिखेंगे। तो इधर हम क्या लिख लेंगे जी, MA माइनस MB, और फिर इसको हमने क्या करना है, नीचे 1 प्लस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। इस तरह हमने ये जो तीनों एंगल हैं वो फाइंड कर लिए हैं। अच्छा, ये जो इधर बना हुई है ना डायग्राम, ये इस क्वेश्चन की नहीं है, यानी कि इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। ये इधर जब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उसमें इसने इस्तेमाल होना। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज नंबर जो 4.4 है उसको स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कुछ इस तरह है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन। आपने इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है थ्रू, वो लाइन किधर से गुजरे, द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, जो वो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन में से गुजरे। कौन कौन सी लाइन, ये और ये दो लाइंस गिवन है, उसकी इंटरसेक्शन वाली लाइन में से एक लाइन गुजरे। मसलन ये जो डायग्राम बनी हुई है ना, ये दो लाइंस हैं, एक लाइन है x माइनस वाई माइनस 4, ये जो लिखा है ना x माइनस वाई माइनस 4, वो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन। और ये जो दूसरी लाइन है 7x प्लस वाई प्लस 20, वो ये वाली लाइन है। ये हमने खुद अंदाजे से लगाई है, ये नहीं कि ये इसको ये स्लोप किस तरह हमने इसकी बनाई, ये वैसे समझाने के लिए, ये आपने पेपर में बनानी नहीं है, ये सिर्फ बनाई इस वजह से ताकि आपको सवाल समझने में आसानी हो। अब ये जो दो लाइनें हैं ना, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये जिस जगह पर इंटरसेक्ट कर रही थी उधर से एक और लाइन गुजर गई है, उधर से एक और लाइन, यही बात वो इधर कह रहा है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन, आपने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ये जो लाइन है नहीं, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड दिस, यानी कि ये जो दो लाइनें हैं ना, इनकी इंटरसेक्शन में से वो लाइन गुजरे। उसके बाद इसके दो केस हैं। ये वाली जो लाइन है ना, ये क्वेश्चन में उन्होंने दी हुई है, ये देखो 6x प्लस वाई माइनस 14, ये लाइन उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है। यानी कि एक आपने ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो इन दो लाइनों की इंटरसेक्शन में से गुजरे, और ये लाइन कैसी होनी चाहिए, इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। बात समझ आ गई है कि आपने एक ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो दो लाइनों की इंटरसेक्शन वाले पॉइंट में से गुजरे, और ये जो लाइन है एक और लाइन जो गिवन लाइन है क्वेश्चन के अंदर, उस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो। फिर आपने ना इससे एक और अगला क्वेश्चन करना, उसके अंदर आप कहोगे आपने एक और लाइन फाइंड करनी है जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो फिर ये लाइन इधर पैरेलल है ना इसके, तो फिर ये इधर को नहीं होगी, वो फिर लाइन यूँ बनेगी, ठीक है, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, मसलन 90 का एंगल बन रहा होगा, ठीक है, वो इसका सेकंड पार्ट है। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहले ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दो लाइंस हैं उनकी हमने क्या करनी है, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट निकालना। तो इसकी अगर हम कोफिशिएंट सेम करके x और जो y की वैल्यू निकालेंगे ना, तो असल में वही वो पॉइंट होंगे जिसके ऊपर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होंगी। मसलन ये दो इक्वेशंस हैं, इनको हमने जो है ना ऐड किया, ये माइनस वाई या प्लस वाई आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ से फिर x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करके हमने y की वैल्यू निकाली। अब ये जो पॉइंट है ना -2 और -6, ये वो वाला पॉइंट है जहाँ दोनों की लाइंस की इंटरसेक्शन हो रही है। अब इधर से जो एक लाइन गुजरनी है ना, उसकी हमने इक्वेशन लिखनी है। अब उसकी इक्वेशन लिखने के लिए वो हमें पता है, ये फार्मूला y माइनस y1 m x माइनस x1। अब हमारे पास x1 भी निकल आया, y1 भी निकल आया, अगर नहीं है तो वो कौन सी चीज़ है, स्लोप। तो स्लोप हम इस लाइन की निकाल लेंगे, इस लाइन की स्लोप निकाल कर इसमें
पुट कर देंगे। तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है वो विच इज़ पैरेलल टू गिवन लाइन, वो गिवन लाइन के पैरेलल है। तो इसका मतलब जो स्लोप गिवन लाइन की है ना वही स्लोप हमने इधर पुट करनी। इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म बनाई। जो x के साथ चीज़ लिखी होती है वो किसकी वैल्यू होती है, m की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब इसकी स्लोप कितनी है, -6। तो इस m की जगह पर हमने क्या पुट करना, -6 और x1 और x2 की ये वाली वैल्यू हमने पुट करनी है। तो अगर आप इस जगह पर देखो तो इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कि ये हमने पॉइंट ले लिया -2 और -6 इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, इसको हम नाम देंगे x1 और y1 का, और ये स्लोप है। इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब उसका जो दूसरा केस था ना, जिसके अंदर कहते थे आपने जो रिक्वायर्ड लाइन मालूम करनी है ना वो गिवन लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो पॉइंट तो वही रहेगा, पॉइंट वही रहेगा, सिर्फ स्लोप चेंज होगी। तो स्लोप का हम रेसिप्रोकल लेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल लें तो और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6। तो इधर यही हमने किया, स्लोप पर रिक्वायर्ड लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, यहाँ से जो स्लोप निकली उसको परपेंडिकुलर स्लोप फिर लेने के लिए उसका -1/m किया। तो यहाँ से इसका जवाब कितना आ गया, 1/6 आ गया। अब ये जो 1/6 आया ना, इसको हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y - y1 m x - x1। बेशक इसको m1 का नाम दे लो, जिसका भी नाम देना, क्योंकि m पहले इस्तेमाल हो चुका है। अब जो उसी क्वेश्चन के अंदर दोबारा m आ रहा है, इस वजह से हमने इसको क्या नाम दे लिया है, m1 का नाम दे लिया। आपकी मर्ज़ी है, खाली m भी लिख लो फिर भी ये सॉल्व हो जाएगा। और इसकी इस तरह करके ये लाइन बनेगी। मतलब ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाला पॉइंट कितना -2 और -6, और ये हमारे पास गिवन लाइन है और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, और ये जो हमने फाइंड करनी, और ये ऐसी लाइन है जो इनके इंटरसेक्शन वाले पॉइंट में से भी गुजर रही है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होना था। अच्छा, अब उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम सॉल्व करें तो वो कुछ इस तरह से है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन। आपने एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये वाले सवाल हैं सारे। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। इसके अंदर भी वही बात कर रहे हैं, दो लाइनों की इंटरसेक्शन हो रही है, उसमें से कोई लाइन गुजर रही है। मसलन ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा होगा, ये ब्लैक कलर की जो लाइन्स है ना, एक लाइन ये है, एक लाइन ये जिस जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, उसमें से एक और लाइन गुजर रही है। साथ ना एक और वो बात भी कहते हैं, एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ ऑन द एक्सिस। जो एक्सिस है ना उसके ऊपर इक्वल इंटरसेप्ट बन रहे हैं, यानी कि जितना फासला वाई का बन रहा है ना, उतना ही फासला किसका बन रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर उसका एक्स इंटरसेप्ट का बन रहा है। यानी कि आपने दो लाइनें जिस जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसमें से एक लाइन आपने गुजारनी है। वो लाइन ऐसी हो, वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को जब वो इंटरसेक्ट करे तो उसकी वैल्यू सेम हो, यानी कि यहाँ से लेकर ये वाला फासला सेम और यहाँ से लेकर ये वाला फासला सेम हो, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। अब हमने ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, इसको मालूम करना। ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं और उसमें से एक और लाइन गुजरे ना, तो उसके लिए जो फार्मूला है वो ये वाला फार्मूला है। और अगर मैं आपको वो क्वेश्चन दोबारा एक दफ़ा दिखा दूं ताकि आपको याद आ जाए कि हमने कौन से वो क्वेश्चन किया था साल, वो भी मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो केस है, ये हमने इससे पहले जो 4.3 की एग्जांपल्स हैं उसके अंदर भी ये हमने चीज़ें सीखी थी कि अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं और उसमें से जो तीसरी लाइन गुजरे उनकी इंटरसेक्शन वाले पॉइंट में से, तो उसको हम किस तरह लिखते हैं, L1 यानी कि लाइन 1 प्लस K फिर L2 इज़ इक्वल टू 0। तो इधर अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये हमने एग्जाम्पल नंबर जो 3 थी, जो पेज नंबर 209 के ऊपर थी, उसके अंदर भी यही था कि फाइंड द फैमिली ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। दो लाइनें दी हुई थी और उसमें से एक लाइन गुजरती थी, तो उसके अंदर भी ये दो उसके मज़ीद आगे केस थे। तो उसके अंदर भी हमने यही किया था, लाइन 1 प्लस K फिर लाइन 2 की जो इक्वेशन थी वो हमने लिखी थी। और इसके जो पहला केस है, एक बार इधर हमने सॉल्व किया था, और जब परपेंडिकुलर वाला केस था उसके अंदर भी हमने इसी तरह किया था, लाइन 1 प्लस K और फिर लाइन 2। अब ये सेम क्वेश्चन है उसके साथ का ही है, तो इसके अंदर भी हमने यही काम करना है
कि दो लाइनों की इंटरसेक्शन में से एक लाइन गुजर रही है, इस वजह से हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लिखेंगे। L1 की वैल्यू लगा दी, फिर K, फिर L2 की वैल्यू लगा दी। अब इसके अंदर ना हमने ये देखना कि हमारे पास जो K है ना, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना। इस K को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें, ये 3x है, ये बन जाएगा 3kx, ये 4y है, 4ky प्लस 7k इज इक्वल टू 0। ये एक हमारे पास ना इक्वेशन बनेगी। अब इसमें से आपने क्या काम करना है, x को कॉमन लेना, y को कॉमन लेना और कांस्टेंट टर्म अलहदा कर लेनी है, ताकि हमारे पास ना हमें पता चल जाए कि हमारे पास x के साथ क्या लिखा हुआ है और y के साथ क्या लिखा हुआ है और कांस्टेंट टर्म में क्या। ये वाली आपने एक इक्वेशन बना लेनी, यानी कि इस क्वेश्चन में ये चीज़ें आपने याद रखनी है। फिर अब आपने ना x इंटरसेप्ट निकालना है। जिस तरह इन्होंने इस क्वेश्चन में इक्वल इंटरसेप्ट का जिक्र किया ना, तो इक्वल इंटरसेप्ट कौन से हैं, दो हैं, एक x इंटरसेप्ट और एक y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y को 0 के बराबर पुट करेंगे। अगर इधर y को मैं 0 के बराबर पुट करूं, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। और जिस टाइम हमने y इंटरसेप्ट निकालना, तो फिर हम किसको पुट करेंगे, 0 के बराबर x को करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। अब उन्होंने क्या, इक्वल इंटरसेप्ट, तो इसका मतलब x इंटरसेप्ट को हमने इक्वल रखना है y इंटरसेप्ट के बराबर। तो ये दोनों के इक्वल रखेंगे, यहाँ से हमारे पास किसका जवाब आ जाएगा, K का जवाब है। जो K का जवाब आएगा ना, वो दोबारा इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और वहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये वाला फार्मूला एक आपको आता हो और एक आपने इसकी जर्नल फॉर्म बना लेनी है, जिसके अंदर x और y को आपने कॉमन लेना है और फिर एक दफ़ा आपने y को 0 पुट करना है, एक बार आपने x को 0 पुट करना है। फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपने इन दोनों को इक्वल रख के फिर इन में से k की वैल्यू निकालें। जब k की वैल्यू आप दोबारा इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, ये नीचे को लाइन हुई है थोड़ी सी, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है, इधर k की वैल्यू पुट करोगे, वहाँ से आपके पास जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो आ जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। वो लिखा हुआ है, फाइंड द कंडीशन, आपने कंडीशन फाइंड करनी है, डेट द लाइन ym1x प्लस सी, ym2x प्लस c2 और ym3x प्लस c3 आर कॉन्ग्रेंट। ये आपने ना प्रूव करनी है। ये जो लाइनें हैं ना, 3 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हैं, ये क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं, यानी कि एक पॉइंट में से गुजर रही हैं। तो इसको हमने प्रूव करना। तो सबसे पहले ना, ये जो गिवन इक्वेशंस है इनको रीअरेंज करना है, यानी कि इस तरह रीअरेंज करना है कि तीनों की तीनों चीज़ें आपने एक साइड पर लिखनी है, लेफ़्ट साइड पर, और राइट साइड पर क्या लिखना है, 0। तो मसलन पहले x वाली वैल्यू लिखी और ये जो y है ना, इसको हम इस साइड पर ले आए, ये क्या हो गया, -y और प्लस c इज़ इक्वल टू 0 है, इधर लिख लें या दूसरी तरफ लिख लें, यानी कि इस तरह आपने इसको रीअरेंज कर लेना है। फिर आपने ना क्या करना होता है, ये फार्मूला होता है कॉन्ग्रेंट का, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है ना वो a1 है, y का कोफिशिएंट क्या है, b1, और जो कांस्टेंट चीज़ है वो क्या है, c, a1 की वो वैल्यू है, c की वैल्यू। तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें x के साथ क्या लिखा हुआ है, m1, तो इधर हमने क्या लिख देना है, m1। इस x के साथ क्या लिखा है, m2, इधर m2 लिख देंगे, और इधर क्या है, m3, तो m3 लिख देंगे। इधर y के साथ -1 है, तो इधर -1 आ जाएगा, और इधर -1 c और -1 यानी कि c1 c2 और c3 आ जाएगा। फिर आपने इसका डिटर्मिनेंट खोलना, जो उसका तरीका कि अगर ये वाली चीज़ लेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे और ये लिख देंगे, फिर माइनस फार्मूले का लिखेंगे, फिर ये वाली रकम इधर लिखते हैं, फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, इस तरह जिस तरह डिटर्मिनेंट खोलते हैं। उसके बाद इसको रीअरेंज करके m1 कॉमन लो, m2 कॉमन लो, m3 कॉमन ले लो, और जो जवाब आएगा आपको कि ये वो रिक्वायर्ड कंडीशन है जो आप पूछ रहे थे कि किस कंडीशन के तहत ये क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। तो इसके अंदर ये वाले आपने 2-3 स्टेप जो है ना करने हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p, यानी कि जिसमें कहा जाए p की वैल्यू फाइंड करें, h की वैल्यू फाइंड करें, k की वैल्यू फाइंड करें। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब ये बिना सेम उसके साथ के क्वेश्चन है, सिर्फ इधर उन्होंने m-1 और c वगैरह की वैल्यू दी हुई थी, इधर इन्होंने ना नंबर -3y और उसके बाद -1 इज़ इक्वल टू 0।
तो ये तीनों की तीनों एक साइड पर ही हैं, तो हमें वो एक स्टेप नहीं करना पड़ा ये वाला, ठीक है। ये पहले से ही ना इसकी जो तरतीब है ना वो ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, इनके जो कोफिशिएंट है उनको इधर लिखेंगे 2 3 3 -3 -1 और फिर p लिख देंगे -1 -5 और 8, ये इस जगह पर लिख ले इज इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट खोलेंगे और हमारे पास p का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जिस तरह हमने पहले एग्जाम्पल सॉल्व की थी ना इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, तो अब ये वाले क्वेश्चन उस तरीके से सॉल्व होंगे। मसलन इन्होंने क्या कहा कि फाइंड द इंटीरियर एंगल, आपने उसके जो अंदर एंगल है ना वो फाइंड करने हैं ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी सी, यानी कि एक ट्राइंगल के ये 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, इसके आपने ना इंटीरियर एंगल जो है ना वो फाइंड करने हैं। तो ये हमने ना ये एक ग्राफ बनाया, ग्राफ बना के उसके मुताबिक ना ये 6 और 1 यानी कि x 6 और y 1 है, ये वाला पॉइंट बन गया। 2 और 7, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 7 है, ये पॉइंट बन गया। ये आप इस तरीके से बना लो, ठीक है, या वैसे अगर आप ट्राइंगल बना के नंबर लिख लो फिर भी ठीक है। अब आपने करना क्या है, इसको ना इस तरह चलाओ, यानी कि यहाँ से इधर आ गए, फिर इधर से इधर आ गए, फिर इस लाइन को आपने छोड़ना नहीं है, फिर इधर से इधर आ गए, यानी कि पेन आपने उठाना नहीं है। अगर आप इधर से इधर आओगे, फिर इधर से इस जगह पर, फिर इधर से इधर और फिर इस जगह पर। अच्छा, अब जो C के सामने साइड होगी ना वो होगी MC, A के सामने वाली साइड MA और B के सामने वाली साइड MB। ये हमने खुद लिखे हैं MA MB MC। आप चाहो तो इनको M1 M2 M3 का भी नाम दे दोगे, यानी कि कहीं आप देखोगे की बुक्स उसके अंदर ना उन्होंने इसको M1 M2 M3 का नाम दिया, आपकी मर्ज़ी है, बेशक MC का नाम दे लो, MA MB या M1 M2 M3 का नाम दे लो। अच्छा, अब इनकी हम क्या करेंगे, स्लोप्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम AB BC और CA की स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप निकालने वाला वही मेथड है जिस तरह अब हमने इधर एंगल A कहने के बजाय ना θ1 कहा हुआ है, A के एंगल को क्या कहा हुआ है, θ1। तो इसके अंदर ना ये थोड़ा सा आपने याद रखना कि ये नहीं करना है, इसको θ1 कहा हुआ है तो इधर θ2 कह लें, हैं, C को आपने θ3 कहना है। इसके अंदर थोड़ी सी आपने ना इस चीज़ का ख्याल रखना है। जो B का एंगल होगा ना उसको हम किसका नाम दे देंगे, θ2 का, और C वाले एंगल को किसका नाम देंगे, θ3 का। ये नहीं करना है ये यहाँ से इधर आए, ये 1 है तो ये 2 है और ये 3 है, इस तरह नहीं। सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर ये जो है ना चीज़ याद रखनी है आपने, बाकी ये आपको मसला नहीं करेंगी कि आपने इसको ना इसी हिसाब से चलाना है। पहले इधर आना है, फिर इधर जाना है और फिर इधर। ये नहीं करना कि इधर से आप इधर आ जाओ, फिर कहो जी मैं इधर से इधर आ जाता हूँ, फिर इधर से इधर आ जाता हूँ, फिर आपकी जो बुक वाला आंसर है ना वो आएगा नहीं। होगा ठीक, लेकिन आपके लिए वो परेशानी बनेगी। हो सकता है पेपर चेक करने वाला उसको गलत करते। तो आपने इसको ना एंटी क्लॉकवाइज ही चलाना है, यानी कि पहले इधर, फिर इस जगह पर, फिर इस जगह पर। और जो चीज़ याद रखनी है वो क्या रखनी है, θ1 के बाद क्या आएगा, θ3 आएगा, फिर θ3 के बाद क्या आएगा, θ2 आएगा। तो आपने 2 इसको क्यों लिखा, B की वजह से, और इसको 3 क्यों लिखा, C की वजह से। बाकी ये क्वेश्चन के अंदर कोई मसला नहीं है। अब ये देखो, अब हमने ना θ1 मालूम करना, तो इसका ये एरो किधर आ रहा है, MB पर। MB को पहले लिखेंगे और MC को बाद में लिखेंगे। हम लिखेंगे MB माइनस MC डिवाइडेड बाय 1 प्लस MB MC। अब वैल्यूज़ पुट कर दो, ये MA MB और MC की वैल्यू, तो इसका मतलब ये वाली 2 वैल्यूज़ इस्तेमाल होंगी। जिस टाइम हम ये वाली 2 वैल्यूज़ को इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये किसी चीज़ के नीचे 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी होता है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी वो कितना होता है, 90। अब हमने θ2 निकालना है, तो θ2 किधर है, θ2 तो इस जगह पर है, मसलन ये वाला। तो किसको हम पहले लिखेंगे, हम MC को पहले लिखेंगे। हम लिखेंगे MC माइनस MA डिवाइडेड बाय 1 प्लस MC MA। तो ये इस जगह पर हमने इसको इसी तरह सॉल्व किया, तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो सेम इसी तरह आपने θ3 भी फाइंड कर देना, ये लिखा है कि आपने खुद करना। अब आपकी मर्ज़ी है, इस मेथड से कर लो फिर भी ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, हमें पता θ1 प्लस θ2 प्लस θ3
तीन थे जो एंगल है ना, इनको सम करें ना ट्राई एंगल के, तो वो किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। तो हमें पता है हमारे पास 2 की तो वैल्यू निकली हुई है, तो तीसरी जो है ना वैल्यू वो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये हमारे पास दूसरा मेथड है। तो अगर आप इस तरह ना निकालना चाहो तो इसी तरह आप ना एम ए और एम बी की वैल्यू लगा के, क्योंकि हमने स्लोप्स तो निकाली हुई हैं, तो उससे भी हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन था ना, इसके 2 पार्ट्स थे। एक हमने सॉल्व कर लिया, दूसरा जो है ना ए बी और सी, ये जो 2 - 5 - 4 - 3 - 1 और 5, ये वाला क्वेश्चन अब हम इसको सॉल्व करते। तो ये ना इसकी हमने ना डायग्राम पहले बनाई इस जगह पर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाए। तो अब ये वाला जो पॉइंट है -1 और क्या 5 है, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 5, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। -3 और -4 और -3 ये वाला पॉइंट बन गया। 2 और -5 ये वाला पॉइंट बन गया। यानी कि यहाँ से ये 2 है x एक्सिस 2 और y एक्सिस कितनी -5, तो ये वाला पॉइंट बन रहा है। तो ये एक हमारे पास ट्रायंगल बन गई। अब हमने ना इनको भी किस तरह चलाना है, एंटी क्लॉकवाइज। मसलन ये वाला θ1 बना, फिर ये b आ गया ना, इसको θ2 का नाम दे दिया, और फिर इसको किसका नाम दे दिया? θ3 का नाम दे दिया। इसमें वो मसला नहीं है, वो सिर्फ इस क्वेश्चन में मसला बनता है कि जब यहाँ से θ1 के बाद θ3 आता है, फिर θ2 आता है, उसके अंदर आपने उसको उसी तरीके से करना है, वरना ये आपके जो है ना वैल्यू गलत आएगी। अच्छा, ये आपने डायग्राम बना के फिर आपने ये थीटा की जो है ना नंबरिंग कर ली। फिर हमें पता है बी के सामने एम बी, ए के सामने एम ए और सी के सामने एम सी। अब जिस टाइम आप θ1 निकालोगे ना, एम सी माइनस एम बी करोगे, और जब आप θ2 निकालोगे एम ए माइनस एम सी ऊपर लिखोगे फार्मूले के, और जब θ3 होगा एम बी माइनस एम ए, या इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन इधर से देख लेते हैं। तो ये पहले हमने ए बी के पॉइंट लिखे, फिर ए बी की जो स्लोप है ना, ए बी की स्लोप को हम एम सी का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ से हमने एम सी फाइंड कर लिया। फिर हमने बी सी की स्लोप निकालनी है, तो फिर क्या करेंगे, बी और सी के पॉइंट लिखेंगे, वहाँ से हम एम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि जो इनकी स्लोप है वो एम ए वो निकाल लेंगे। फिर सी ए से हमने एम बी की स्लोप निकाल लेनी। अब वो उसी तरह θ1 मालूम करना। θ1 मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर इस डायग्राम में हम देखें, ये जो डायग्राम इधर बनी हुई है, एम सी माइनस एम बी, ये देखें एम सी माइनस एम बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम सी एम बी। तो ये फार्मूला लगा के इसको आपने सॉल्व कर लेना। अच्छा, उसके बाद हमने क्या फाइंड करना? θ2। तो θ2 फाइंड करने के लिए एम ए माइनस एम सी, एम ए माइनस एम सी, तो इधर हमने यही किया, एम ए माइनस एम सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम ए एम सी, यानी कि 1 प्लस एम ए और एम सी को मल्टीप्लाई करना। यह θ2 निकल आया। और फिर θ3 निकालने के लिए हमें पता है ट्रायंगल का जो 3 एंगल्स का सम है वो 180 के बराबर है। तो 2 का हमें पता है वो इस साइड पर आकर माइनस हो जाएंगे और वहाँ से इसकी वैल्यू निकल आएगी। अच्छा, अब उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरह, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। आपने ना एक एरिया फाइंड करना है इस रीजन का, बाउंडेड बाय द ट्रायंगल, जो एक ट्रायंगल ने बाउंड किया हुआ है, यानी कि घेरा हुआ है, हो साइड्स आर, और उसकी ना साइड्स दी हुई हैं। पहले आपको ना पॉइंट दिए होते थे, क्या दिए होते थे? पॉइंट या वर्टिक्स जो है ना वो दिए होते थे। अब उन्होंने ना लाइनों की इक्वेशंस दी हैं, यानी कि L1 किसके बराबर है, L2 किसके बराबर है, L3 किसके बराबर है। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। 3 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस दी हुई हैं, और फिर वो कहते हैं जो इसका एरिया ना वो फाइंड करो। तो हम सबसे पहले ना इसके वर्टिक्स मालूम करेंगे। तो इसको हमने ना नाम दे लिया L1 L2 L3 का। ये देखो, ये L1 लाइन है, ये L2 है और ये L3। अब अगर हमने ये वाला पॉइंट निकालना है तो ये कौन सी 2 लाइनों की इंटरसेक्शन की वजह से बन रहा है? L1 और L2 की वजह से बन रहा है। तो इनके कोफिशिएंट सेम करके ना जो x और y की वैल्यू होगी ना वही हमारे पास x1 और y1 की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया। x की वैल्यू आई, x की वैल्यू को दोबारा किसी इक्वेशन में पुट कर दिया, इन्हीं दोनों में से 1 और 2 में से। तो वहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आई? y की वैल्यू निकल आई है। तो इस तरह हमने ये x1 y1 फाइंड कर लिया। अब हमने क्या मालूम करना है? x2 y2। x2 y2 किसकी वजह से बन रहा है? लाइन 2 और लाइन 3 की वजह से। ये लाइन 2 और लाइन 3 के अब हम क्या करेंगे?
कोफिशेंट सेम करेंगे। अब मसला ये है, ये y और ये क्या है 2y है, तो इसका मतलब लाइन 2 को हम 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये भी क्या बन जाए 2y बन जाए, फिर 2y और ये वाला भी 2y है, तो फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल होके यहाँ से x2 का जवाब आएगा, यानी कि x का जो जवाब है उसी x के जवाब को हम किसका नाम देंगे x2 का। वो x2 हम पुट करेंगे तो हमारे पास y का जवाब आ जाएगा और y को हम क्या कह देंगे y2। तो ये हमने दूसरा पॉइंट मालूम कर लिया। इसी तरह जो तीसरा पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट ये वाला x3 y3, ये 1 और 3 की वजह से, लाइन 1 और लाइन 3 की वजह से है, तो इनके फिर हमने क्या करना है कोफिशिएंट सेम करना है। ये y है माइनस y और ये कितना 2y, तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसके कोफिशिएंट सेम होगी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर ये साइन ऑपोजिट हो तो ऐड करते हैं, अगर सेम हो तो माइनस करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये तीसरा पॉइंट निकला है। अभी हमने ना सिर्फ इस ट्राइंगल के वर्टेक्स निकालने हैं। अब हमने क्या करना है एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने का ये फार्मूला होता है, ये अब आपने याद रखना। मसला हम कहते हैं हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो ये हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये हमने वो पॉइंट जो भी फाइंड किए हैं वो लिख लिए। उसके बाद ये ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला है, इसको आपने अच्छी तरह याद रखना। ये MCQs के लिए भी अहम है और वैसे भी 1/2, फिर लिखेंगे डिटर्मिनेंट x1 y1 और ये वाले आपने खुद लिखना है 1 1, इधर दो वैल्यूज़ हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो ये वाली लाइन आपने खुद अपने पास से लिखनी है 1 1 1। ये जो तीसरा कॉलम है इसकी जगह पर आपने क्या लिख लेना है 1 1 1 लिख लेना है। अब ये जो वैल्यूज़ है ना ये ऊपर से देख कर लगा देंगे, मसलन 3 11, इधर 3 11 5 -9 5 -9 1 -3, ये इधर लिख देंगे और इधर 1 1 लिख देंगे। फिर हमें पता कि इसका डिटर्मिनेंट किस तरह खोलते हैं, वो रो और वो कॉलम छुपा लेते हैं। ये सिर्फ डिटर्मिनेंट खोलना और जो जवाब आएगा उसके साथ क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, और इसके जवाब आएगा नेगेटिव में। तो आपने नेगेटिव छोड़ देना, आपने कहना एरिया ऑलवेज पॉजिटिव। जो एरिया वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, इस वजह से हमने इसका एरिया पॉजिटिव ही लेना। अच्छा, अब उसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल्स आर ए बी और सी के ये वर्टिसेस दिए हुए हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कम सेंटर। आपने ना सर्कम सेंटर का सेंटर निकालना है, यानी कि सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का सर्कम सेंटर का सेंटर आपने फाइंड करना। तो ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं, मसलन ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के ना ये उन्होंने ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है। अब आपने ना सर्कम सेंटर पहले फाइंड करना है, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है सर्कम सेंटर। अब सर्कम सेंटर होता क्या, मीटिंग पॉइंट, ये ऐसा पॉइंट होता है ऑफ राइट बाइसेक्टर, जो राइट बाइसेक्टर जिस जगह पर मिलते हैं इस कॉल्ड सर्कम सेंटर। तो राइट बाइसेक्टर क्या होता है, राइट का मतलब 90 डिग्री और बाई का मतलब 2 हिस्से करना, सेक्टर यानी कि उसके 2 हिस्से करना। यानी कि ये जो लाइन है ना इसके मिड पॉइंट के ऊपर एक ऐसी लाइन जो इस लाइन के 2 हिस्से कर दें। तो अब पहले तो आप इसका मिड पॉइंट निकालोगे, मिड पॉइंट निकालने के बाद आपने एक ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो इस लाइन के क्या हो परपेंडिकुलर हो। तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, आपके जहन में आ रहा होगा। अगर इसकी हमें स्लोप पता है, ये क्योंकि पॉइंट पता है ना, पॉइंट पता हो तो उसकी स्लोप भी हम मालूम कर सकते हैं। उस स्लोप का रेसिप्रोकल लेकर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इस लाइन की स्लोप आ जाएगी, और इसमें जो हमने पॉइंट पुट करने x1 और y1 वो भी हम निकाल सकते हैं इसका मिड पॉइंट निकाल के। तो इस तरह ना हमने क्या करना, इसको सॉल्व करना, पहले हम इसके ना मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो 3 साइडों के आपने नहीं निकालने, आपने कितनी साइडों का निकाल लेने हैं, 2 साइडों के पहले पॉइंट निकाल लो। मसलन पहले हमने डी पॉइंट मालूम किया, डी पॉइंट बी और सी का मिड पॉइंट है वो हमारे पास निकल आएगा। ई फाइंड किया, ई जो है वो ए और सी का मिड पॉइंट है, तो ये हमने डी और फिर ई फाइंड कर लिया। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम ना इन्हीं की स्लोप निकालेंगे, पहले बी सी की स्लोप निकालेंगे फिर ए सी की भी स्लोप निकाल लेंगे। तो ये देखो, ये बी सी के पॉइंट लिखे, फिर ये स्लोप का फार्मूला होता है y2 - y1 x2 - x1। यहाँ से बी सी की स्लोप आ गई।
अब हमें तो चाहिए ओ डी की स्लोप, इसकी स्लोप चाहिए ना, ये जो लाइन है जो राइट बाइसेक्टर है उसकी हमें स्लोप चाहिए। तो उसकी स्लोप किस तरह निकलेगी, इसकी स्लोप का रेसिप्रोकल लेके माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो भी हमने उसकी भी स्लोप निकाल ली है। बाद में फिर उसको हम फार्मूले में पुट करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब हम ए सी की स्लोप निकालेंगे, ए सी की स्लोप से फिर हम किसकी स्लोप निकाल लेंगे, ई ओ की या ओ ई की हम स्लोप निकाल लेंगे, और इसका मिड पॉइंट हमने पहले निकाला हुआ है, वो x1 y1 की वैल्यू है। तो फिर हमने क्या किया, अब ये हमने ना वो लाइनें मालूम करनी है, स्ट्रेट लाइन मालूम करनी है, और वो स्ट्रेट लाइन का क्या नाम है, राइट बाइसेक्टर। तो राइट बाइसेक्टर बड़ी आसानी से निकल सकते हैं क्योंकि हमारे पास x1 y1 का भी जवाब है या वैल्यू है, और m की भी वैल्यू है। यहाँ से हम एक इक्वेशन ये निकाल लेंगे, ठीक है। अब एक हमारे पास निकल आई है ओ डी की इक्वेशन, ये जो लाइन है ना ओ डी, इसकी हमने ये इक्वेशन फाइंड कर ली। अब हमने किसकी निकालनी है, ओ ई की निकालनी है। अच्छा, ओ ई की भी वही फार्मूला लगा के दोबारा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, और ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आ जाएगी, दूसरी जो ओ ई है उसकी भी आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये दोनों इक्वेशंस ले लेनी है, यानी कि जो आपने दो इक्वेशंस बनाई है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स बनाई हैं, अब उनके साथ आपने क्या करना है, नो फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल। अब आपने उसका सेंटर निकालना है। ये देखो, अब ये दो लाइनें भी तो आपस में आकर मिल रही हैं ना, ये लाइन इधर से आ रही है और ये लाइन इधर से आ रही है, ये दो लाइनें आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब हम ना इसका सेंटर निकाल लेते हैं, ये वाले जो पॉइंट ओ है ना, वो किस तरह निकल सकता है, इन दोनों की अगर हमें हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाए, और इंटरसेक्शन क्या होती है, एक्स और वाई की वैल्यू। तो ये जो दो लाइनें थी ना, ये इक्वेशन नंबर 2 और जो इससे पहले इक्वेशन हमने इक्वेशन नंबर 1 फाइंड की है, इस जगह पर ये 14x + 8y - 17, इन दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट सेम करते हैं, क्योंकि इधर लिखा हुआ है 8y और इधर क्या लिखा हुआ है 4y। इसका मतलब ये जो इक्वेशन 2 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये दोनों क्या हो जाए, 8 हो जाए। तो यहाँ से हमारे पास x का जवाब आया, x के जवाब को हम क्या करेंगे, किसी और इक्वेशन में यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास किसका जवाब आ जाएगा, y का जवाब आ जाएगा। जब y का जवाब आएगा तो वो हमारे पास वो सेंटर वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिस जगह पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। और वो जो पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, जहाँ पर राइट बाइसेक्टर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, सर्कम सेंटर होता है। तो इस तरह हमने ये सर्कम सेंटर फाइंड कर लिया। तो इस तरह ये वाली जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है, और उम्मीद है आपको इसकी समझ भी आ गई होगी।